भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब आज भी आप देख रहे होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये लाल किला है, यहीं से संबोधित किया जाता है गणतंत्र दिवस भी और स्वतंत्रता दिवस भी। मुगल दो महान शासक वंश के वंशज थे। जो मुगल थे दो महान शासक वंश के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान जो तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। वे तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो वो किसको तैमूर का वंशज कहलवाना पसंद करते थे? उमर शेख बाबर के पिता थे। अबू सैद बाबर के दादा थे। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा थे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो है वो किसका अपना वंशज कहलवाना चाहते थे? तैमूर का। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने 12 वर्ष की उम्र में ही 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। किसका? 12 वर्ष की उम्र में ही 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि ये सबसे बड़े बेटा ही होगा जो कुछ होगा, इस तरह विश्वास नहीं करते थे। वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उसको क्या कहते थे? जो समस्त पुत्रों में विभाजन कर देते थे उत्तराधिकार का, उसको शहदायाद कहते थे। तो वो कौन सी प्रथा थी? मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा थी। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो राजपूतों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मनसबदार कौन है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। पद और वेतन का निर्धारण किस पर? जात की संख्या पर निर्भर करता था। जागीर मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर किसको कहते थे? जो मनसबदार थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जमींदार मुगल स्थानीय ग्राम के मुखिया और शक्तिशाली सरदार दोनों के लिए ही जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व सुनिश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। राजस्व वसूलने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जो राजस्व लेते थे, टैक्स वसूलते थे, उसको क्या कहते थे? जब्त कहा जाता था। अबुल फजल ने मुगल काल के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। इसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा। किसने लिखा? अबुल फजल ने। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, तीसरी जिल्द जिसको आईने अकबरी कहते हैं, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विवरण।
तो अबुल फजल ने मुगल काल के इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा है, जिसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबे कहा जाता था। इनमें विभिन्न पदाधिकारी होते थे। सूबेदार, सूबेदार क्या था? सूबे का प्रशासक। दीवान, वित्तीय अधिकारी। बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी। सदर, धार्मिक कार्यों का मंत्री। फौजदार, सेना नायक। सेना नायक जो होता था फौजदार। और कोतवाल कौन था? नगर का पुलिस अधिकारी। आज भी कहते हैं कोतवाल साहब। मेहरून निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। किसका खिताब मिला? नूर जहां का खिताब मिला। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की और रज्मनामा नामक पुस्तक में महाभारत का फारसी अनुवाद कराया। जो रज्मनामा पुस्तक है, नामक पुस्तक में महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया, वो अकबर के शासनकाल में ही हुआ। और इन्होंने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में एक लाइब्रेरी स्थापित कराई थी। बाबर 1526 से 1530 तक। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया और 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो ये 3 युद्ध है। हुमायूं 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, एक तो 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। उसके बाद क्या है कि हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हुमायूं का बताया गया 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। अकबर 1556 से 1605 तक। 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा गया है। कितनी अवधियों में? 3 अवधियों में। 1556 से 1570 के बीच अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1570 से 1585 के बीच गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए और 1585 से 1605 के बीच अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो ये आपको ध्यान देना है कि गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान कब हुआ, अकबर के साम्राज्य का विस्तार कब हुआ। जहांगीर 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे। तो जहांगीर की पत्नी जो थी नूरजहां, उन्होंने मतलब शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो कि असफल रहे। शाहजहां, उसके बाद देखिए शाहजहां 1627 से 1658 तक दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन में उसके बाद देखो 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसमें औरंगजेब की जीत हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। आगरा में कैद कर दिया गया, वो औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। तो उसने स्वयं ही जो है इसका जो है अभियान किया था। ठीक है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में ओहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अकबर के समकालीन शासक, जब उस समय अकबर शासक थे, समकालीन शासक कौन थे? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, जो
1558 से 1603 के बीच रहीं। ईरान का शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 तक। तो ये पता कर लेते हैं कि अकबर के समकालीन शासक। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा, देखो पूरा ये जो आपकी सीटेट की परीक्षा है, ये आपकी जो परीक्षा होती है सब एनसीईआरटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूरा का पूरा एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित है। और वहीं से हमने जो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो वन लाइनर बनाने का प्रयास किया है, तो वहीं से लिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तो 60 में से 60 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और मुझे भी कमेंट्स जरूर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर कुछ और अच्छा करने का प्रयास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।